मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी पढ़ा था कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। एबनॉर्मल प्रॉपर्टी में मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना भी सिखाया था। ठीक है ना, मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर आई के दो फॉर्मूले बताए थे। आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और एक था आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये दो फॉर्मूले थे, जिसमें से एक डिसोसिएशन के लिए और एक एसोसिएशन के लिए। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो अपने पास डिसोसिएशन के लिए यूज करते हैं, और नीचे वाला फॉर्मूला हम एसोसिएशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि जो अपने पास जितनी जो हमने पढ़ा अभी तक कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अपना नेक्स्ट जो आने वाला है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब में हमें क्या करना है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर आई का यूज करना है। जितने भी अभी तक आपने जो न्यूमेरिकल्स किए उनमें अभी तक आपने आई यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनमें आई की वैल्यू 1 आ रही थी। तो जितने मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे उनमें आई की वैल्यू सभी में 1 थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक न्यूमेरिकल जो भी आपके पास न्यूमेरिकल सामने आ रहा है उस न्यूमेरिकल में आप आई की वैल्यू पुट करोगे, और वो आई की वैल्यू कहां पर पुट करनी है वो देखो। आई जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं अपन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो अपने पास सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है ना, कि कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के। ठीक है ना, तो उस रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अपने पास क्या करेंगे, जितने फॉर्मूले हैं उनमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देते हैं। देखो किस तरीके से। सबसे पहला आरएमबीपी वाला पढ़ा था आपने, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल टू क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सॉल्यूट के जो मोल्स है उसको इनटू आई कर दो भाई, वांट ऑफ फैक्टर, और इसको लिख देता हूं मैं यहां पर n इनटू आई प्लस कैपिटल है। ठीक है, इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो ऐसे, P naught minus PS divided by PS, that is equals to small n into I divided by capital N। मतलब सॉल्यूट के जो मोल्स है आप उसको I से मल्टीप्लाई करोगे। अब तक जितने न्यूमेरिकल किया वहां पर I की वैल्यू 1 थी। ठीक है, सेकंड तो अपने पास था वो आया डेल्टा TB, that is equals to Kb into molarity, Kb into molarity इनटू आई। ठीक है, तो इसमें भी हमें आई से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सेम टू सेम थर्ड डेल्टा टीएफ, दैट इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी इनटू आई। ठीक है, और लास्ट वाला जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मैं अभी लिखवाऊंगा तो हम वैसे लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको इसमें आई का वैल्यू पुट करना है। आप हर बार भाई आई पुट कैलकुलेट करोगे और आंसर इसमें न्यूमेरिकल में आप सॉल्यूशन करते टाइम पुट करोगे भाई। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो आप फटाफट लिखो, और फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2SO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2SO4 शुड बी एडेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2SO4 शुड बी एडेड इन 12 moles of water so that its vapor pressure decreases by 100 torr, decreases by 100 torr। वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2SO4 should be added into 12 moles of water so that its vapor pressure decreases by 100 torr। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि कितने मोल K2SO4 मिलाया जाए कि जो पानी है उसका जो सॉल्यूशन बनाया हमने उसका वेपर प्रेशर 100 टोर से कम हो जाना चाहिए। देखो वेपर प्रेशर में कमी। अब देखो आपको इसको डील कैसे करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट की बात कर रहा है, तो हम वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। वो क्या था, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, ये वाला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू
स्मॉल n इंटू आई डिवाइडेड बाई कैपिटल। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको देखो इसमें दिया गया है, जो वेपर प्रेशर है वो 100 टोर से कम हो जाना चाहिए। मतलब जो डिफरेंस है वो कितना हो जाना चाहिए, 100 टोर का, मतलब 100 टोर कम हो जाना चाहिए, इसका मतलब डिफरेंस 100 टोर का हो गया। तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई पानी का जो वेपर प्रेशर था अपने पास वो कितना हो जाना चाहिए, है ना। तो देखो भाई समझना इस चीज को, एक बार के लिए पूरा लिख देता हूं। जैसे मान लो पी नोट है 760 टोर पानी के लिए, ठीक है। पीएस अभी एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है। जो डेल्टा पी है वो देखो क्या होगा, ये कह रहा है कि 100 की कमी हो जानी चाहिए, ओरिजिनल ये है, तो इसमें 100 कम करोगे यानी ये डिफरेंस जो है वो 100 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 660, ठीक है। तो 100 बाई 660, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको ये n कैलकुलेट करना है ये वाला, ठीक है। तो n तो आपको पढ़ा है इनटू i, और ये आ गया आपके पास 12 मोल्स सॉल्वेंट के यानी वाटर के। i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, K2SO4 है। K2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें 3 आयन बनेंगे, जिसका मतलब i की वैल्यू भी 3 हो गई। चेक करो कैसे। सबसे पहली बात i कैलकुलेट करो, सबसे पहले पता करो कि भाई एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन फॉर्मूला लगा देंगे i = 1 + n - 1 इनटू अल्फा। n की वैल्यू आपको दिख रही है, इसका 1 मोल और टोटल बन गए 3 मोल। i = 1 प्लस i = हो गया 1 + 3 - 1 इनटू अल्फा कितना होगा 100 यानी 1, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आ गया अपने पास i = 3, तो यहां हम पुट कर देंगे 3, तो ये हो गया 4 टाइम्स ये गया, और ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 66, ठीक है भाई। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फटाफट इसको राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप इस वाले फॉर्मूले से ना कैलकुलेट करें, दूसरे वाले से कैलकुलेट करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था अपने पास, P0 - PS डिवाइडेड बाय P0 दैट इज इक्वल टू n इनटू i डिवाइडेड बाय n इनटू i प्लस कैपिटल N। इससे भी सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। P0 - PS 100 डिवाइडेड बाय P0 यानी 760 इक्वल टू n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, i इनटू आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 12, ठीक है। यहां से आप n कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है भाई। इस तरीके से तो आप सोल्व कर लेना इसको, आंसर सेम आएगा। ये और ये आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। 2 फॉर्मूले लिखाए थे और एक कंडीशन वाला लिखा था, कंडीशन इसमें गिवन नहीं है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट लिखो फिर आगे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल और लिखवाता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल और लिखो भाई। न्यूमेरिकल है, लिखो 3 ग्राम ऑफ एन अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 3 ग्राम ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute added in 180 gram water, 180 gram water at 1 atm pressure, at 1 atm pressure, so that its boiling point increases by so that its boiling point increases by 0.25 degree Celsius. 0.25 degree Celsius. Calculate vapor pressure of solution. Calculate vapor pressure of solution. ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया गया है, 3 ग्राम दिया हुआ है अननोन सॉल्यूट, ठीक है, और 180 ग्राम दिया है आपको वाटर। अब क्या बोला गया है कि 1 atm प्रेशर पे इसके अंदर मिक्स किया जाता है,
तो 1 atm प्रेशर पे अपने पास प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर हो गया 1 atm, दैट इज इक्वल टू 760 टोन। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें मिलाने से, ये दोनों चीजें मिलाने से क्या होता है कि जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0.25 से इंक्रीज हो जाता है ना। तो 0.25 से इंक्रीज होने यानी डेल्टा टीपी जो है 0.25 हो गया डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन बना है उसका पीएस कैलकुलेट करना है। अब हुआ क्या कि सॉल्व करने बैठे कि आपको क्या देखा कि भाई डेल्टा टीपी इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू आई इनटू केपी। ठीक है। आपको केपी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक रिलेशनशिप मैंने करवाया था जब मैंने बोला था इक्वेशन के फॉर्म में कि प्रूफ दैट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तब अपने पास एक रिलेशन निकल के आया था P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट दैट इज इक्वल टू T नॉट माइनस TS, TS माइनस T नॉट, TS माइनस T नॉट। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप निकल के आया था अपने पास। यहाँ हमें P नॉट की वैल्यू गिवन है, PS कैलकुलेट करना है। ये डेल्टा टीपी है भाई, है ना। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.25, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया P नॉट माइनस PS। P नॉट अपन एटीएम में आंसर निकाल लेते हैं भाई। ठीक है। तो 1 माइनस PS डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से आप क्या करो, इसको भेज दो उधर और ये लिखो इधर। तो ये हो गया अपने पास PS इक्वल टू 1.25 80। सॉरी, यहाँ पे मेरे को प्लस कर दिया मैंने गलती से, इसमें आएगा PS इक्वल टू 0.75 इतने प्रेशर के बराबर आएगा, जिसको आप टोर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। एक टोर इक्वल टू 760 है ना, एक एटीएम पे 760 टोर, तो इसके इक्वल आप लिख सकते हो इनटू 3/4 कर दो आप इसको। ठीक है। तो अब अभी अपने को क्या करना है, एक आगे पॉइंट पे चलते हैं अपन, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास उस पे चलते हैं। तो हेडिंग डालो फटाफट, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, इसमें चलते हैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले आप थोड़ी सी डेफिनेशन सुनो। ये क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब क्या हो गया कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या किया गया है कि भाई दो कंसंट्रेशन बना दी है ना, और उसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है ना। जैसे आप क्या करोगे, जैसे मान लो इधर अपने पास एक सॉल्यूशन है, इधर अपने पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। जैसे मान लो पानी के अंदर चीनी मिक्स की हुई है, इधर अपने पास प्योर वाटर है। तो क्या होगा कि अब ये मेरा हाथ जो है एसपीएम का काम कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा भाई, जैसे आप ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाओगे तो क्या होगा कि भाई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो फ्लो कर देंगे, किस, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से अपने आप। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कि जहां पर जैसे ये अपने पास इधर चलता जा रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आते जा रहे हैं, तो अब जहां पर ये प्रोसेस रुक जाए, उस प्रोसेस रुकने वाले जो प्रेशर, इस जहां पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, सॉरी, जहां पर ये है ऑस्मोसिस रुक जाए, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। तो ये होता है अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ठीक है ना। सबसे पहले आप ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलते हैं भाई, है ना। तो समझाता हूं, देखो जैसे मान लो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, ये लगा दिया आपने एक एसपीएम।
एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही फ्लो हो सकते हैं ओनली, ठीक है ना। इधर तो जैसे मैंने मान लो सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना, सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर चीनी या नमक कुछ मिला दिया हमने, इधर अपने पास प्योर सॉल्वेंट अपने पास। अब क्या होता है कि जैसे आप इन दोनों को एसपीएम से अलग अलग करते हो, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन दोनों से एसपीएम से जैसे आप अलग करोगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे भाई फ्लो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, है ना। स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओस्मोसिस। अब बात करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर कौन सा है। देखो भाई कि ये जो ओस्मोसिस है ये कब तक चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ओस्मोसिस की जो प्रोसेस है रुक जाएगी। जिस प्रेशर पे ये रुकेगी, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे ये रुकेगी, उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाओ, है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर सॉल्यूशन है, जैसे मान लो आपने इधर सॉल्वेंट लिया है 1 लीटर सॉल्वेंट, इधर भी आपने 1 लीटर सॉल्वेंट लिया था, उसके अंदर आपने कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स कर दिए, तो जैसे इसकी कंसंट्रेशन वो हाई हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं अपन एक मैनर में कि भाई फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर मान लो मैं इसको C1 लिख रहा हूं और ये C2 हो गया, तो C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 C2 क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो फटाफट आप क्या करो, इस डायग्राम को बनाओ, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखो भाई इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखो। इफ प्योर सॉल्वेंट and solution, if pure solvent and solution are separated by SPM, bracket ले लेना, semi permeable membrane, SPM, then spontaneous flow of solvent particles from lower concentration to higher concentration, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ब्रैकेट क्लोज, इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। ये तो हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। जैसे आपने गैसियस स्टेट में ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम इसमें करेंगे। जैसे अब इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं, है ना, कि जो डायग्राम है मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए समझा रहा हूं। जैसे मान लो मैं इस तरीके से एक ट्यूब ले ली, ये ट्यूब है जिसके अंदर मान लो मैंने यहां पर एसपीएम लगा दी, ठीक है। इधर मैंने सॉल्यूशन ले लिया, इधर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। तो क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो इसके थ्रू इसके अंदर सॉल्यूशन की साइड में आएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे मान लो जब तक ये सॉल्यूशन अलग पड़ा था, तो क्या होगी, इसका जो अपने पास प्रेशर था ये यहाँ तक था, इसका जो क्या बोलते हैं इसकी, ये जो कॉलम है हाइट, है ना, सॉल्यूशन का जो कॉलम है उसकी हाइट इतनी थी, ठीक है। अब जैसे आपने एसपीएम लगा के और इधर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर फ्लो होंगे, आएंगे, तो इधर अगर आएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, इधर लेवल बढ़ेगा। तो हमने देखा भाई कि भाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स आने से एच हाइट है वो बढ़ गई, एच हाइट बढ़ गई। इस एच हाइट के अकॉर्डिंग हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे ना, जो अपने पास कितना होता है, रो एच जी के बराबर, ठीक है ना। अब हम बात इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, पर डायरेक्टली याद रखेंगे कि P = रो एच जी के बराबर होता है, ठीक है।
तो आप ये डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। हेडिंग लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके लिए आपने डायग्राम बनाओ। इधर अपने पास सॉल्वेंट है, इधर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर जा रहे हैं, और ये हो गया अपने पास सॉल्यूशन। इसमें h हाइट पर इंक्रीज हो जाता है। इसमें लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, लिखा आपने हेडिंग में और ये डायग्राम बना दिया। अब आगे लिखो आप द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर एट which osmosis process to be just prevented to osmotic just prevented to osmosis is known as osmotic pressure is known as osmotic pressure, ठीक है ना। it is calculated by, it is denoted by pi, it is denoted by pi and can be calculated by rho hg, rho hg, जहां पर रो जो है वो क्या होगा, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, हाइट है मरकरी कॉलम की, ये जो सॉल्यूशन की है मरकरी कॉलम कोई, अगर इसमें मरकरी लिया होगा तो मरकरी कॉलम हो जाएगा, पानी लिया है तो पानी हो जाएगा, कुछ और सॉल्यूशन लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इनटू जी आपको पता ही है, ठीक है ना, जो मोस्टली हम 9.8 ना लेके 10 लेंगे हर बार, लेकिन हमें ना तो 10 लेना ना 9.8 लेना, क्योंकि हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया अपने पास ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी डालना रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसमें लिखना द एक्सटर्नल pressure applied on solution side, the external pressure applied on solution side to start reverse osmosis is known as reverse osmotic pressure, reverse osmotic pressure। समझना, देखो भाई क्या हुआ कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर और लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ प्रेशर था उसमें तो ये रुक गई, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आए थे वापस किस तरफ जाने लग जाएंगे, उस तरफ, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। The minimum pressure at which osmosis start flowing in backward direction is known as osmosis and the pressure is known as osmotic pressure, ठीक है। ये हो गया अपने पास osmotic pressure and osmosis, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसका कुछ डेरिवेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे लिखना, it is लिखना practically it is calculated that osmotic pressure pi is directly proportional to concentration, and temperature, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पाई इक्वल टू आएगा अपने पास एक कांस्टेंट जो कि होगा एस से लिखा जाता है जनरली इसको, जो कि एक गैस कांस्टेंट होता है, इसको बाद में चेंज करके हम आर में ही लेके चलेंगे। तो मैं डायरेक्टली एस ना लिख के इसको आर लिख रहा हूं, कई बुक में इसको एस लिखा गया है, जो कि है अपने पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला ही वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली आर लिख रहा हूं, है ना। तो सी आ गया, ये मैं आर लिख रहा हूं, और ये टी आ गया। ये तो हो गया अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, जहां पर सी अपने पास कंसंट्रेशन हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, आर हो गया अपने पास गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था। अब अपने पास ये चीज पता है कि भाई
आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई का आप वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। हमें मैंने आपको बोला था कि आई को आप हर बार इसमें कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना? ठीक है, तो वो अपन वापस चलते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आई इक्वल टू क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बिफोर डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है ना? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि एक्चुअल के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाली जो वैल्यू अपने पास ये थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू अपने पास। और ऑब्जर्व्ड क्या होती है? ऑब्जर्व्ड वो होगी जो हम प्रैक्टिकली लैब में चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे? हर बार आपको यही कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? मैं क्या इसको I इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं, I इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व्ड या फिर प्रैक्टिकली डिवाइडेड बाय पाई थ्योरेटिकल, ठीक है। इक्वल्स टू क्या? अब देखो हमें पाई ऑब्जर्व्ड निकालना है कि एक्चुअल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे? पाई ऑब्जर्व आपको हमेशा यही निकालना है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? पाई थ्योरेटिकल इनटू आई, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या बना? पाई ऑब्जर्व इक्वल टू CRT, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, इनटू आई। तो आप हमेशा आई को साथ लेकर ही चलोगे, ठीक है। हर बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ये तो आ गया अपने पास थ्योरेटिकल। हमने क्या करा और मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया कि CRT के बराबर होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ा कि हमें क्या हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं और हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उस डिफरेंस को चेक करने के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्चुअल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से R का फैक्टर I इक्वल्स टू क्या आया कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसमें से ऑब्जर्व्ड जो है वो थ्योरेटिकल से ऑब्जर्व्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकल इनटू I। तो ये आ गया आपके पास इस तरीके से। न्यूमेरिकल इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक आप पढ़ो, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल अपने पास लिखो, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन एक्वस सॉल्यूशन करना है ना, एक्वस सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 2 moles of NaCl, 2 moles of NaCl at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, ठीक है भाई। पाई आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पाई ऑब्जर्व्ड ही कैलकुलेट करना है आपको। अगर थ्योरेटिकली बोले तो आप क्या कर सकते हो? CRT से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब तक जहां तक हो आप क्या करोगे? हमेशा I से मल्टीप्लाई करके ही कैलकुलेट करोगे। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ये जो C है ना, ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पर ये I आप क्या कर सकते हो? यहाँ मल्टीप्लाई कर दो चाहे वहां कर दो, एक ही बात है ना। तो इसलिए मैंने N/V को C लिख दिया, एक ही बात है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करते हैं हम I को, वही क्या हुआ एक्चुअल में, ठीक है। तो पाई हमें क्या करना था? सॉल्यूशन दिया था आपको
कि जिसमें 2 मोल्स NaCl है, तो सबसे पहला काम NaCl लिख दिया हमने 2 मोल, ठीक है। और पानी कितना बताया था मैंने? एक मिनट, क्वेश्चन भूल गया शायद, मैंने आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया, तो आप इसमें लिख लो 2 लीटर, ठीक है ना। अगर नहीं दिया तो 2 लीटर लिख लेना, ठीक है। अगर दिया है तो भी आप उसको 2 लीटर कर लेना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको V इक्वल टू दे दिया 2 लीटर। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद अपन आगे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा टिपिकल पे चलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें पाई ऑब्जर्व कैलकुलेट करना है। पाई ऑब्जर्व के लिए क्या करें भाई, CRT into I करें। तो देखो C की वैल्यू आ गई आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये तो हो गया C, R की वैल्यू R में पड़ी है और T आपको 300 केल्विन दे दिया इनटू I, ठीक है। अब I कैसे कैलकुलेट करें, I इक्वल टू आपको पता है कि NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएट होगा और एक Na और एक Cl बनाएगा। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए I की वैल्यू और N की वैल्यू सेम होगी। N मिले 2 तो I भी 2। और आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं भाई, NaCl Na प्लस और Cl माइनस, 2 आयंस में टूट रहा है, N इक्वल टू आ गया 2, I इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इनटू A, तो I इक्वल टू आ गया अपने पास 2। तो ये मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो पाई ऑब्जर्व इक्वल टू आ गया 600 R, ठीक है भाई। इस तरीके से आप